सतीश जी, आपके पास आते हुए, ये बात तो सच है ना कि बीजेपी लगातार मुस्लिमों में पैठ बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रख रही है, और अगर जिस वर्ग के वोट उसको नहीं मिलते हैं वहां पर ये कोशिशें की जा रही हैं तो क्या गलत है? क्योंकि हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर जैसी जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां की सीटें बीजेपी ने जीत ली है उपचुनाव में। नहीं, देखिए, मैं एक बात बताऊंगा कि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो सारे वो काम करेगी कि जहां से उसको राजनीतिक लाभ मिल सके, और हम चूंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है तो इसलिए उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता जी। मेरा कहना यह है कि यहां हमको ये जानना पड़ेगा कि अब सवाल ये है कि बीजेपी की धर्म की पॉलिटिक्स को कैसे खत्म किया जाए। भारत में बीजेपी की धर्म की राजनीति को खत्म करने का एक ही तरीका है, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे करना, और सामाजिक न्याय के साथ साथ उन मुद्दों को उठाना कि जो गरीबों के मुद्दे हैं। इसीलिए किताब लेकर जा रही है ना मुसलमानों के बीच में कि किताब पढ़िए, मन की बात पढ़िए, मोदी को समझिए। अब सुनिए ना, अब देखिए, आपने बड़ी आसानी के साथ उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया। हाँ। देखिए, भाषा को किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंग्लिश क्या क्रिश्चियनों की भाषा है, आप देखिए ना, और इस भारत में तमाम हिंदू तो अलग अलग क्षेत्र में भी रहते हैं ना, केरल में भी हिंदू रहता है ना, तमिलनाडु में भी हिंदू रहता है ना, वो हिंदी तो नहीं बोलता ना, वो उसकी अपनी भाषा बोलेगी। भाषा को आप कभी भी किसी धर्म से जोड़ करके नहीं रख सकते। मैं ये बात जरूर कहूंगा अनुराग भदौरिया जी कि कहीं ना कहीं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, वो बहुत गंभीर लड़ाई है, और अखिलेश जी जिस तरीके की उसका थोड़ा गंभीरता को ज्यादा करें, मेरा कहना यह है। हाँ। सबको लड़ना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बीजेपी की धर्म की लड़ाई को खत्म करने का एक ही तरीका है, सामाजिक न्याय की लड़ाई। ये देश 70 साल आजाद हुए, ये देश आज इस देश की 85% आबादी कहीं ना कहीं गुलाम है, उसको उस गुलामी से बाहर निकालना है। उसको लिए तीसरी आजादी, जो सामाजिक आजादी की लड़ाई होगी, उसमें आपको लग रहा है कि देश के भीतर एक आबादी ऐसी है जो गुलाम है? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। किस तरह की गुलामी की बात कर रहे हैं आप? हाँ। अभी 2 दिन पहले लोकसभा के अंदर बीजेपी के राज्य मंत्री ने आंकड़े पेश किए। इस देश में 2018 से लेकर के 2021 के बीच में दलित उत्पीड़न के मामले 2,82,000 आए। उत्तर प्रदेश 50,000 जो मामले हैं, उत्तर प्रदेश नंबर 1 के ऊपर है, दूसरे नंबर के ऊपर बिहार है, तीसरे नंबर के ऊपर मध्य प्रदेश है, चौथे नंबर के ऊपर राजस्थान है। मेरा सवाल यह है कि इस भारत में, आजाद भारत में 14% मामले ऐसे हैं दलितों के जहां उनको न्याय मिल सका। 20% मामले के ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस ने आरोप पत्र भी दाखिल नहीं किया। हाँ। यही इस भारत के अंदर हो रहा है। मेरा कहना यह है कि देखिए सर, यही सारे मुद्दे आप 2019 में भी गिना रहे थे। आप बीएसपी के एक तरह से समर्थक भी हैं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। 2019 में लड़े थे ना अखिलेश यादव जी और मायावती जी साथ साथ में, फिर भी नहीं हरा पाए आप नरेंद्र मोदी को। यही सारे मुद्दे उस समय भी आप लोग गिना रहे थे। मैंने तो जाके जगह जगह कवरेज भी की थी उत्तर प्रदेश के इलाके में। क्या फायदा मिला फिर आप लोगों को? देखिए, मैं एक बात बड़ी आप कहेंगे भेदभाव हो रहा है, वो कहेंगे 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंच रहा है, आप कहेंगे ये हो रहा है, वो कह रहे हैं कंप्यूटर और कुरान की बात तो खुद प्रधानमंत्री ने कही है ना। देखिए, मैं ये कहीं आपके कार्यक्रम में कभी नहीं कहूंगा कि राजनीतिक मंच के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री ने जिस जालीदार टोपी की आप बात करते हैं, वो टोपी पहनने से मना कर दिया। इसी उत्तर प्रदेश की जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं, आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी ने कबीर की चादर के ऊपर, तब क्या वो प्रधानमंत्री थे जब उन्होंने टोपी पहनने से इनकार किया था सतीश प्रकाश जी? नहीं, आप कब की बात कर रहे हैं? आप कब की बात कर रहे हैं? अगर विदेश में जाएंगे, सुनिए ना, अगर आप विदेश में जाएंगे, मुसलमानों के सम्मेलन में जाएंगे, तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार है। भारत के मुसलमानों को लेकर के जिस तरह का आपका नजरिया है, लेकिन मैं फिर भी बस ये पूछना चाह रही हूँ, क्या प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को कोई टोपी पहनाना चाहता था जो मुस्लिम प्रतीक का एक चिन्ह है, और क्या उन्होंने इनकार किया था प्रधानमंत्री होते हुए? प्रधानमंत्री होते हुए जी है, विजुअल्स कब के हैं, यही तो पूछ रही हूँ सर सतीश प्रकाश जी। सुनिए, हाँ, गुजरात का कब का वो पीएम था उस समय? जो बीजेपी समर्थक हैं, बाकायदा उन्होंने मंच के ऊपर मोदी जी को कहीं ना कहीं वो टोपी पेश करना, उनको पहनाना चाहा। मोदी जी ने वहां कहीं ना कहीं इंकार किया। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, उस समय वो प्रधानमंत्री देश के नहीं बने थे, और अभी हाल ही में मुंबई में बोहरा समाज के बीच को गए थे। ठीक है, बाकी लोगों को मेरा कहना यह है कि आदरणीय मोदी जी
सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश की तमाम जनता के प्रधानमंत्री हैं। इस देश की तमाम जनता के प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सबका, उनका व्यवहार सबके लिए रहे। ठीक है, उसमें हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, दलित भी हो, पिछड़ा भी हो, अगड़ा भी हो, सबके लिए वो अच्छा काम करे। संगीत रागी जी, दरअसल एक बड़े वर्ग में इस बात को लेकर हमेशा दहशत बनी रहती है कि जो लोग आरएसएस की विचारधारा को फॉलो करते हैं वो मुस्लिमों के बीच जाकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कैसे इस बात को मजबूत कर पाएंगे? संगीत रागी जी। देखिए, मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का लाइन जो है वो शुरू से जिसे आप कह सकते हैं कि एक ही रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। सबका साथ, लेकिन किसी के प्रति जो है अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं। इक्वलिटी फॉर ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। मुझे लगता है कि यदि सेकुलरिज्म को इस रूप में परिभाषित किया जाता तो देश की स्थिति आज यहां पर आकर के नहीं टिकती। जहां तक अनुराग भदौरिया जी ने कहा सामाजिक लोकतंत्र, बिल्कुल सामाजिक लोकतंत्र की बात कही जाती है, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र का मतलब बंधु यह नहीं होता कि हम वो जातिगत लोकतंत्र होता है और जातिगत लोकतंत्र से नीचे उतरकर पारिवारिक लोकतंत्र पर आ जाता है कि नेताजी का बेटा, नेताजी का बहू, नेताजी की पतोहू, नेताजी का भाई, नेताजी का भतीजा, नेताजी के अन्य सारे 26 रिश्तेदार जो हैं वो राजनीतिक पदों पर आसीन हो जाए। तो यह सामाजिक लोकतंत्र का नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि जिन लोगों ने श्रीमती गांधी के खिलाफ लड़ाई के लिए लड़ी और क्षेत्रीय पार्टियां बनाई और इसी लोकतंत्र क्या, सुनिए आप अपनी बारी में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है, हम अपनी बात खत्म कर लेते हैं, जल्दी खत्म करते हैं। तो अपने इन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन वो सारी लड़ाई जो है अपने परिवार तक सत्ता को केंद्रित करने के लिए रह गई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व के समय ऐसी ही भावना से मुसलमानों के साथ काम किया था। लेकिन 2004 का चुनाव मुझे ध्यान में है अच्छी तरीके से। दुर्भाग्य है कि इस देश के मुसलमान आइडेंटिटी और गवर्नेंस, इन दोनों के बीच में जब चुनना होता है तो हमेशा वो आइडेंटिटी के सवाल को ही सबसे पहले आगे रखते हैं। और 2004 में हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुसलमानों का वोट प्रतिशत नहीं मिला था। ये अच्छी बात है कि आने वाले दिनों में ट्रिपल तलाक के मामला हो तो उस पर मुस्लिम महिलाओं का बहुत बड़ा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है।